सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? विटामिन बी का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु। जय हिंद साथियों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी पर। यह जो है आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का आज का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो इससे पहले हम जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो भाग 1 से सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के जो है आपके पास क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, यानी 15 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जो क्षेत्रफल है एरिया वाइज भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा, छठा, 7वां और 8वां। तो हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का जो स्थान है एरिया में वो कौन सा है? 7वां स्थान है। इससे पहले की 6 कंट्री आपको ध्यान रखनी है भाई। एरिया वाइज जो एरिया में सबसे पहले आपका आता है रूस, सेकेंड नंबर पे आपका है कनाडा, थर्ड पर आपका है यूएसए अमेरिका, चौथे पर आपका आता है चाइना। ये आपको लिख लें भाई, ये आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ब्राज़ील, नेक्स्ट है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट 7वें पे आपका भारत है। तो ये हैं आपके क्षेत्रफल पर आधारित सबसे बड़े देश हैं। उसी प्रकार से अगर मैं पॉपुलेशन बेस्ड अगर बात करूं तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर आधारित तो सबसे अधिक वही चाइना के अंदर पॉपुलेशन है। सेकेंड नंबर पर आपका अपना भारत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, चाइना, फिर आपके पास भारत, फिर आपका थर्ड नंबर पर यूएसए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, सबसे अधिक पॉपुलेस्ट कौन है। नेक्स्ट है आपके पास इंडोनेशिया आता है। नेक्स्ट 5वें पर आपका ब्राज़ील, इसके बाद 5वें पर आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 6वें पर पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य। यानी जो जूट होता है तो जूट सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है पहला बिहार, आंध्रा, पश्चिम बंगाल और असम। तो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेस्ट बंगाल भाई किस इसका कैपिटल यानी पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता, ये आपको ध्यान रखनी है, कोलकाता। बिहार की कैपिटल पटना, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश अमरावती, और आपका असम की कैपिटल दिसपुर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इनके कैपिटल्स आप ध्यान रख लीजिए। तो ये है वेस्ट बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा राज्य है भाई? एक आपका पूर्वोत्तर राज्य है ये वेस्ट बंगाल। और ये ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल, ये बता चुका हूँ, राजधानी आपकी कोलकाता है। यहाँ के प्रेजेंट में अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं, ये दिख रही है आपको। उसके प्रकार से यहाँ पर नए राज्यपाल अभी बनाए गए हैं। देखो ये है CV आनंद बोस। तो आनंद बोस जी को यहाँ पर क्या बनाया गया है? राज्यपाल के तौर पर इनको बनाया गया। तो राज्यपाल ही पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत से जो उन्मूलन से संबंधित जो आर्टिकल है आपका वो आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 15 भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको भाई याद रखना है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हम नहीं करेंगे भाई। तो इसमें कहा गया है ये। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 16 में क्या कहा गया है? जो सरकारी नौकरियां हैं यानी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है उनमें आपको समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी कास्ट का हो। ये सब आपको क्या करेंगे भाई? समान आपको क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा नौकरियों के अंदर, ये कहता है। उसी प्रकार से आपका 17वां आर्टिकल बता चुका हूँ, ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो है आर्टिकल नंबर 17 है। इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 18 ये बताता है भाई उपाधियों का अंत। क्या कहता है ये? उपाधियों का अंत के बारे में, जो उपाधियाँ दी गई थी का अंत के बारे में ये बताते हैं। तो जो राजा महाराजा पहले तो उनको उपाधि दी जाती थी, तो ये उपाधियों का अंत के बारे में से कहा गया है आर्टिकल नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 1930 में जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो दांडी मार्च यात्रा ध्यान रखना ये गांधी जी ने शुरू करी थी। कहाँ से शुरू करी थी? साबरमती आश्रम के से ये चली थी भाई। साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद गुजरात से ये शुरू हुई थी। अब ध्यान रखना है ये दांडी मार्च जो यात्रा शुरू हुई थी ये कब शुरू हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 12 मार्च, ये पूछ लेगा आपसे पेपर में। 12 मार्च 1930 से लेकर ये जो है 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी भाई। ये ध्यान रखना है आपको, 12 मार्च से लेकर आपका 6 अप्रैल तक। लगभग ये आपका अगर हम बात करें तो 25 दिन की यात्रा थी, 25 दिन तक।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जो सीमांत गांधी है वो किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है आपका, ऑप्शन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, भाई इनको नहीं कहा जाता है। खान अब्दुल गफार खान, यानी गफार खान को कहा जाता है भाई सीमांत गांधी। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे भाई, ध्यान रखना है आपको। तो यानी ये पाकिस्तान के थे, इन्हीं को कहा जाता है सीमांत गांधी। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये पर्सनैलिटी हैं भाई, इनको सबसे पहले ये गैर भारतीय, ये एक थे गैर भारतीय, क्या थे ये? पर्सन थे ये, गैर भारतीय पर्सन, जिनको क्या दिया गया था? पहले गैर भारतीय पर्सन जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो भाई भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? खान अब्दुल गफार खान को। और कब दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनको जो है आपका 1987 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया था। ये पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, जो गैर भारतीय, पहले गैर भारतीय। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसने कहा था आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आज़ादी यानी कि आपके किसने ये नारा दिया था? तो ये लोकमान्य तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था भाई आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भाई किस वर्ष की गई है? यानी आरबीआई, किसकी बात कर रहा है ये? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई की स्थापना की गई थी भाई आपका 1935 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आरबीआई की स्थापना भाई कब की गई थी? 1935 के अंदर की गई थी। अब आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई, जो ये आरबीआई है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये ध्यान रखना है, मुंबई के अंदर। अब कभी कभी आपसे ये पूछेगा भाई इसमें जो है आपके वर्तमान में इसके कौन है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के? ये आपको ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास, ये इसके गवर्नर हैं। और अगर एक क्वेश्चन और बनेगा ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये अभी 26वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इसके पूछ लेता है भाई जब ये जब स्थापना हुई थी तो पहले गवर्नर कौन थे इसके? तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे भाई? तो पहले गवर्नर जो थे इसके ब्रिटिश थे 1935 के अंदर, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले क्या थे? गवर्नर थे स्मिथ। अगर पूछेगा पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय गवर्नर थे इसके, ये ध्यान रखना है आपको, तो वो थे आपके पास सीडी देशमुख। ये ध्यान रखना है, पहले भारतीय गवर्नर थे आपके सीडी देशमुख जी थे इसके पहले भारतीय गवर्नर। और अगर पूछेगा सबसे पहले, तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जी इसके क्या थे? पहले गवर्नर थे, बट भारतीय पहले तो सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है भाई? आपके शक्तिकांत दास। और स्थापना इसकी याद रखना है आपको 35 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है भाई? सरदार सरोवर बांध ये आपका कहाँ पर है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, ये जो बांध है, ये जो डैम है, ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर है। और किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के ऊपर। और जो आपका प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है वो भी कहाँ पर बनाई गई है? नर्मदा नदी के किनारे ऊपर बनाई गई है। और इसकी हाइट जो है आपके 182 यानी मीटर की इसकी हाइट है। और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू यहाँ पर ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका भारत रत्न किस खिलाड़ी को जो है, सॉरी भारत रत्न नहीं, भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत ही भाई कब से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ध्यान रखना है 1991 से लेकर 1992 के बीच में। तो ये सबसे पहले किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था भाई। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले 1991 के अंदर जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब इसका नाम चेंज हो गया 2021 के अंदर। ध्यान रखना इनका भाई खेल किस खेल से संबंधित थे ये? तो ये खेलते थे शतरंज। ये ध्यान रखना है आपको, शतरंज के ये खिलाड़ी थे। तो ये शतरंज के खिलाड़ी थे भाई विश्वनाथ आनंद। कपिल देव एक क्या है? ये 1983 के अंदर जो आपका भारत ने विश्व कप जीता था उसके ये क्या थे? कप्तान थे। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं भाई? सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। पीटी ऊषा ये एक धावक हैं, एथलीट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में। तो यह जो अब दिया जाने वाला सर्वोच्च है, यानी खेल क्षेत्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है आपका क्या है, आपका राजीव गांधी। अब इसकी शुरुआत जो की थी 1991 बता चुका हूँ। उसी प्रकार से भाई 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदल कर ये कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में है भाई। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है राजस्थान के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जाता है आपका कहाँ किया जाता है, राजस्थान। और राजस्थान के भी कहाँ पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अजमेर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में इसको भाई आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है कि क्या है, ये पशु मेला है, पशु मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे आपके क्या आते हैं, लाखों लोग यहाँ पर क्या होते हैं, इस मेला में इकट्ठा होते हैं और पशुओं का व्यापार करते हैं। यहाँ पर आपको ऊंट, आपके घोड़े और अदर पशु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना है आपको। एक क्या है, ये पशु मेला है और राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, राजस्थान और राजस्थानी कैपिटल आपको ध्यान रखना है भाई। राजस्थानी कैपिटल क्या है, राजस्थानी कैपिटल है आपका जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये भी पूछेगा आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये है राजस्थान और ये है आपका राजस्थान। अगर पूछेगा पॉपुलेशन बेस्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे अधिक पॉपुलेशन यूपी की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो लोक नृत्य किए जाते हैं वो घूमर लोक नृत्य फेमस है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट आपके पास मुख्यमंत्री, तो अभी नए नए यहाँ पर आपके सीएम बनाए गए हैं। यहाँ पर कौन बनाए गए हैं, भजन लाल शर्मा। ये आपको नोट डाउन करना है, ये पूछेगा आपसे जो नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं 5-6 स्टेट के अंदर, तो आपको ध्यान रखने हैं वो मुख्यमंत्री। राज्यपाल यहाँ कलराज मिश्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, और इसका आप भाई ये आपको जो दिख रहा है ये आपको भाई इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देइए। कौन सा महल है ये, राजस्थान के अंदर कौन सा महल है, कौन सा महल है ये, इस महल के बारे में आपको बताना है और किसके द्वारा ये बनाया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका आंसर, ये कौन सा महल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप पर है, यानी जो आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है आपको ध्यान रखना है ये किस आपके महाद्वीप के ऊपर है, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। और आपका इसका नाम भी याद होना चाहिए, सहारा मरुस्थल है भाई, सहारा मरुस्थल। कहाँ पर है ये, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया के अंदर कौन सा है भाई, इंडिया के अंदर मैं अब डिस्कस कर चुका हूँ, थार का मरुस्थल है। उसी प्रकार से गोबी मरुस्थल आता है एक, गोबी मरुस्थल कहाँ है, ये है मंगोलिया के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछता है गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये है आपका मंगोलिया के अंदर। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, ये आपका कहाँ है भाई, चीन के अंदर। ये सब आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है भाई, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये सारे मरुस्थल आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ ये हैं। और ये गोबी जो मरुस्थल है ये एक ठंडा मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये क्या है, गर्म मरुस्थल हैं। और आपको 7 महाद्वीपों के नाम याद रखने हैं भाई। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ये पूछता है, फिर आपके पास यूरोप हो गया, नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाईपुसम त्यौहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो थाईपुसम त्यौहार जो मनाया जाता है भाई, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है थाईपुसम, इसमें भाई किस देवता के लिए ये, यानी कौन से देवता की पूजा की जाती है यहाँ पर, तो मुरुगन, ध्यान रखना है आपको, मुरुगन भगवान की यहाँ पूजा की जाती है। और ये मुरुगन भगवान कौन थे, मुरुगन भगवान जो थे ये भगवान कार्तिकेय थे, भगवान कार्तिकेय, यानी कार्तिकेय की पूजा यहाँ पर की जाती है साउथ के अंदर भाई। तो भगवान कार्तिकेय थे ये, जो माँ पार्वती के बेटे थे, गणेश जी के भाई थे, तो इनकी पूजा की जाती है भाई इस दिन। तो थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ये तमिल समुदाय द्वारा, ये पूछ सकता है आपके किस समुदाय द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है,
तो तमिल समुदाय द्वारा यह जो है आपका थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो एक नेशनल पार्क भी आपको भाई याद होना चाहिए, ये मानस वाला नेशनल पार्क कहाँ है? तो मानस नेशनल पार्क है आपका असम के अंदर। असम की कैपिटल दिसपुर है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ही क्या है, ये मानस नेशनल पार्क है। और आपसे पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ है? काजीरंगा यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी कहाँ है? नेशनल पार्क भी आपका क्या है? असम के अंदर है। ध्यान रखना है ये एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न रैनोस के लिए फेमस है। ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो भारत के सीडीएस हैं वो कौन है अभी? तो वो हैं आपके अनिल चौहान, और ये भारत के सेकंड नंबर के सीडीएस हैं, सेकंड नंबर के। और ये भाई ये थे बिपिन रावत जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे, ये जो है फर्स्ट सीडीएस थे। यानी अगर पूछेगा आपके सबसे पहले जो सीडीएस थे तो वो कौन थे? आपके बिपिन रावत जी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह अभी क्या है हमारे? ये रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री आपको ध्यान रखना है कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नाटो अभी चर्चा में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की फुल फॉर्म आ सकता है आपका, ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म है इसकी नाटो की। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो नाटो की स्थापना भाई ये हुई थी यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर ये स्थापना हुई थी। कब हुई थी? आपको ध्यान रखना है 4 अप्रैल 1949 के अंदर भाई इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर ए नाटो। अब ये नाटो बनाया क्यों गया था? ये क्या है? एक सैन्य संगठन है भाई, सैन्य संगठन है एक ये आपको ध्यान रखना है। सैन्य संगठन जो नॉर्थ, आपने अगर ओशन पढ़े होंगे तो आपके जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशियन के चारों ओर की जो कंट्रियां हैं उन कंट्रियों का एक ग्रुप है ये। तो इसके अंदर जो है अभी आपका रशिया और जो यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, तो ये युद्ध इसीलिए हो रहा है कि जो यूक्रेन है वो इसमें शामिल होना चाहता है नाटो के अंदर, लेकिन रशिया चाहता है कि वो क्या ना करे, इसमें शामिल ना हो। तो इसीलिए ये युद्ध दोनों के बीच में हो रहा है नाटो की वजह से। तो इसमें आपके टोटल मेंबर कितने हैं अभी नाटो में? 32 मेंबर्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नाटो के अंदर कितने मेंबर है टोटल? 32। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स कहाँ है? ये बेल्जियम की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ये पूछ लेगा आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स है भाई बेल्जियम, एक कंट्री है बेल्जियम, ये यूरोपियन कंट्री है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 30 यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन, और आपके 2 आपके अमेरिकन कंट्री हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है आपके पास भाग 2, ये साइंस का भाग है आपका। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे आर्मी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? वृद्धि यानी जो आपकी हाइट बढ़ रही है, तो ये हाइट का जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आपका हो रहा है वो भाई कौन सा हार्मोन? ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब जो आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज करती है भाई, तो वो कौन सा हार्मोन कौन करता है? ये करता है पीयूष ग्रंथि। इसका नाम आपका ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि। ये आपके कहाँ होती है? ये पूछ लेगा आपसे कहाँ होती है, तो ये आपके ब्रेन मतलब दिमाग के अंदर होती है, और एक मटर के दाने की होती है। इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। ये ध्यान रखना, कभी कभी इसका नाम आ जाएगा मास्टर ग्रंथि, तो इसी को बोलेंगे भाई पीयूष ग्रंथि को। और इसी का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। ये भी ध्यान रखना है आपको। आपका हाइपोथैलेमस, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ब्रेन के अंदर होता है। आपका पीनियल ग्रंथि, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपकी ग्रंथि हैं जो क्या है, तो वृद्धि के लिए हार्मोन कौन सा है? जो आपकी हाइट बढ़ रही है तो बढ़ी जा रही है, किसी की हाइट छोटी है तो वो किसके कारण हो रहा है? सब ये आपका पीयूष ग्रंथि के कारण हो रहा है। और सभी ग्रंथियों को हैंडल करने का काम भी कौन करता है? आपका पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दवाइयों का उपयोग। यानी जब आपका भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अपच आपको होता है, मतलब अपच का मतलब खट्टी खट्टी जब डकारें आती हैं आपको, जब ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो भाई किसका यूज करते हैं, तो इनो का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटासिड। ये ध्यान रखना है आपको, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक मत कर देना, ये तो बुखार के लिए यूज किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यानी जो आप पीते हो, क्या इनो पीते हो, उसी को बोलते हैं भाई एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मेथोनोइक अम्ल किस में पाया जाता है। ये मेथोनोइक अम्ल किस में पाया जाता है भाई, मूत्र में, पेशियों में, मानव मस्तिष्क में और चींटी के डंक में। तो आपको ध्यान रखना है, मेथोनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटियों के अंदर पाया जाता है। इसी मेथोनोइक अम्ल को क्या कहा था भाई, इसका और नाम है एक, इसको बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, फॉर्मिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है, अगर आपको भाई चींटियां काटती हैं तो आपको क्या होता है, एक जलन सी महसूस होती है, तो इसके लिए अगर ये अम्ल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रबल क्षारक का यूज करेंगे, वहां पर आप घर्षण करोगे इसको तो आपका जो है दर्द कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्षारक का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी भाई। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये कहलाता है केंद्रक। तो इस केंद्रक की खोज किसने करी थी, तो केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका की खोज नहीं, कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। अगर कोशिका आएगा तो रॉबर्ट हुक आएगा, लेकिन ये पूछ रहा है केंद्रक, इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर जो एक केंद्रक है, तो इस केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है, आपको ध्यान रखना है, कब इसकी खोज करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज 1831 के अंदर इसकी खोज करी थी। अगर पूछेगा आपसे कि कोशिका की खोज, तो आपका रॉबर्ट हुक। अगर पूछेगा ये मृत जीवित कोशिका, जो जीवित कोशिका है, तो उसकी खोज किसने करी थी, तो जीवित कोशिका की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखना है आपको, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी, जबकि ये रॉबर्ट हुक ने सबसे प्रथम खोजा था, तो ये था भाई आपका मृत कोशिका थी एक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरेक्स। इसका फॉर्मूला पूछा था भाई, बोरेक्स। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है N2। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखा गया है, N नीचे 2 है, उसी प्रकार से B4 आपका O7 आपका 10H2O। ये है बोरेक्स का फॉर्मूला। ये ध्यान रखना है आपको, बोरेक्स। अब ये बोरेक्स है क्या, ये जो बोरेक्स यूज किया जाता है, ये बहुत चीज़ों में, आपके साफ सफाई वाले जो होते हैं उसमें, डिटर्जेंट वगैरह वगैरह में इसका यूज किया जाता है, और आपका जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं उनमें भी बोरेक्स का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मिट्टी, चिकनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, उनको बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, बोरेक्स का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, N2B4O7 10H2O, इसका फॉर्मूला है बोरेक्स का। ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी साफ सफाई वाले उत्पादों को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बोरेक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किसी तत्व के समस्थानिक, यानी समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स में क्या समान होते हैं। सबसे पहले आपको ये टर्म्स याद रखना है, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी परमाणु संख्या क्या होती है, यहां पर समान होती है, और आपका परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग, यानी डिफरेंट होता है, अलग होता है। परमाणु भार अलग होता है, और आपका परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। ये आपको ध्यान रखना, समान और ये अलग होगी भार, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी आपका अगर मान लीजिए ये है हाइड्रोजन के भाई आइसोटोप्स हैं H1 2, ये आपका परमाणु क्रमांक दिखाता है, ये भार को दिखाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है 1H1 और आपका 1H3, ये परमाणु भार को दिखा रहा है। तो इसमें क्या आपके समान होते हैं वो पूछ रहा है। तो परमाणु के अंदर नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन हमेशा समान होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसने पूछा समान क्या होते हैं, तो आपका प्रोटॉन। अगर पूछता असमान कौन होते हैं, तो न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो आइसोटोप्स में आपका क्या होगा, ये चीज क्या होगी, समान रहेगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? जो सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई हीरा। ये आपको ध्यान रखना है। और हीरा सबसे कठोर क्या है? एक धातु भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना, सॉरी एक तत्व भी है, ये आपको ध्यान रखना, ये धातु। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन बी का रासायनिक नाम। कल मैंने विटामिन सी का पूछा था, आज विटामिन बी का। तो विटामिन बी जो है आपका, इसको बोला जाता है थायमीन। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका रेटिनॉल, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल। बी को थायमीन, सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आपके पास इस तरीके से इनसे होने वाले रोग भी आपको याद रखने हैं। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसी प्रकार से विटामिन के की कमी से आपका जनन क्षमता में कमी हो जाती है। उसी प्रकार से के की कमी से खून का थक्का न जमना, यानी जिसको अगर ब्लड जो है वो जमता नहीं है, अगर उसको एक बार चोट आ गई तो उसका ब्लड बहता रहता है फिर, तो ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक, बल होता क्या है? बल होता है फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका बल। तो इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान और गुणा त्वरण। 25वां क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स रे किरणों की खोज किसने करी थी? तो एक्स रे जो किरणों की खोज की है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो वो की थी आपकी रोंटजन के साहब ने, ये आपको ध्यान रखना है। रोंटजन साहब ने क्या करी थी? एक्स रे। जेम्स वाट ने क्या करी थी भाई? आपका भाप के इंजन की खोज करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूवेनहॉक, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाशीय पिंडों को देखने के लिए भाई किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है भाई? टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि आपका किसने इन्वेंशन किया था इसका? गैलीलियो के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक प्रोटीन जो है दालों में पाया जाता है। इन सब में भी पाया जाता है, बट सबसे अधिक पूछ रहा है तो दालों के अंदर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोयाबीन के अंदर, और सोयाबीन स्टेट किसको कहा जाता है भारत में? सोयाबीन स्टेट। भाई सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है आपका? सोयाबीन राज्य भाई किसको कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, एमपी को, महाराष्ट्र को कहा जाता है सोयाबीन स्टेट। सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु। जो थर्मामीटर देखा होगा आपने डॉक्टर के पास, तो थर्मामीटर के अंदर जो एक धातु पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो होता है आपका भाई जो टेम्परेचर नापने, यानी कि जो आपका क्या कहलाता है? मरकरी कहलाता है। इसका सिंबल आपको ध्यान रखना है Hg। तो ये एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि धातु क्या होते हैं? इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन जो मरकरी है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? जो यानी हवा है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये होता है आपका 330, ये आपको ध्यान रखना है, 330 आपका क्या होता है? हवा में जो है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है भाई? यानी लाल को नीला कौन करेगा? ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला, तो आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला अनीला। तो अम्ल करेगा नीला से लाल, बट आपसे पूछ रहा है लाल से नीला, तो क्या करेगा वो करेगा आपका क्षार। लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। अम्ल करता है नीला से लाल, बट आपको ध्यान रखना है ये लाल से नीला पूछ रहा है, तो यानी क्षार करेगा आपका लाल से नीला। तो ये थे आपके साइंस के 15 क्वेश्चन। अब आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के। भाग 3 के अंदर आपका आएगा, यहाँ पर भी आपके गणित के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप डिस्कस करेंगे इनको 15 क्वेश्चनों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 31, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। किसकी आय कम है? तो राम की आय कम है किससे? श्याम से।
कितना परसेंट, 20%। अब 20% आपको पता होना चाहिए, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5 और कम है तो आप माइनस लगाओगे। तो ये आय किसकी होगी, ये आय होगी श्याम की 5, और एक कम कर दोगे इसमें तो कितना बन जाएगा भाई 4। तो 4 होगी किसकी, राम की, परसेंटेज के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, ये श्याम भाई 5 कमा रहा है रेशियो में और ये कमा रहा है 4 रुपये। तो भाई कितना अधिक कमा रहा है श्याम इससे, राम से 1 रुपये कमा रहा है ना, तो 1 रुपये किससे, राम से। तो 1 रुपये अधिक कमा रहा है श्याम किससे, राम से। तो ये ध्यान रखना है किससे कंपैरिजन होगा, ये ध्यान रखना। तो आय राम से पूछा तो राम की वैल्यू नीचे आएगी गुणा 100, इस तरीके से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 25%। तो भाई 25% अधिक है किसकी आय, श्याम की आय राम से, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32। 400 आमों का क्रय मूल्य कितने आमों के, 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ फाइंड करना है भाई, यहाँ पर लाभ हो रहा है या आपको हानि हो रही है, तो लाभ हो रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितने आम खरीदे उसने, 400 आम, तो 400 का मतलब 400 इंटू क्रय मूल्य, तो क्रय को बोलते हैं सीपी, ये आपको शॉर्ट में लिखना है। बराबर है, देखो यहाँ लिखा गया है बराबर का साइन, तो बराबर का साइन लगाओगे। 320 आम को बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी, आप यहां से क्या करिए एसपी सीपी का रेशियो बनाइए। तो सीपी इसको आप नीचे ले जाइए डिवाइड में, तो ये नीचे जाएगा तो क्या आएगा एसपी। अब ये नंबर आपका इधर जाएगा, जब ये आपके दो पार्ट इधर एक तरफ आएंगे तो नंबर एक तरफ, इक्वल्स टू बीच में अपने आप रहेगा 320 यहीं रहेगा ऊपर और 400 आप नीचे ले जाएंगे। तो यानी 320/400, आप 0 से 0 काट दीजिए भाई, और आपका 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा 32/40। 32 किससे डिवाइड होता है भाई 8 से, 8 चौके 32 और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 से यहाँ से डिवाइड करा आपने सेम नंबर से और 8 से भी इसी को डिवाइड करा, तो 8 से डिवाइड होगा चौके 32 और 8 से डिवाइड हुआ कितनी बार 5 बार, यानी 4 आया ऊपर 5 आया नीचे। यानी सीपी के सामने कितना है 4, एसपी के सामने कितना है 5। तो यानी भाई सीपी मतलब उसने खरीदा कितने में था 4 रुपए में, बेचा कितने में वही आम उसने 5 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, अधिक में बेचा उसने 1 अधिक, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है इसने, तो भाई कैसे निकलेगा 1 का प्रॉफिट आता है, हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है सीपी पर। सीपी कितनी है ये ध्यान रखना है आपको, ये है रेशियो सीपी का 4, तो 4 नीचे और गुणा 100, इस तरीके से भाई कितना आ जाएगा 1/4 कितना होता है 25%। तो ये परसेंट के अंदर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है मैथ की, उसमें मैं ये रेशियो मेथड के द्वारा हमने इसको सॉल्व कराया था। तो उसको टोटल जो 1 है यही 25% है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि 525 में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए। तो भैया आपको बताना है 525 में कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत जोड़ा जाए कि क्या प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त हो जाए आपको 735। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा भाई, इसको इधर ले जाओ तो x परसेंट बराबर क्या आएगा, x परसेंट बराबर 735, आपका ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये इधर आके माइनस, तो यानी 525 आप इसमें से घटाएंगे 5 से, भाई 5 गया तो कितना बचा 0, यहाँ से ये घटेगा, और आपका भाई 3 में से गया 2 तो 1, और आपका 2 में से 7 में से 5 गया तो 2, और ये x परसेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना अधिक है इससे, तो यानी ये पूछा है कितना प्रतिशत इसमें जोड़ा जाए, तो प्रतिशत में पूछा है इसने, तो कैसे निकालेंगे, ये तो इतना अधिक आया, तो इनिशियल में कितना था ये 210 अधिक है, और कहाँ से 525 से, प्रतिशत में पूछा है 525, सॉरी ये 525 है, 525 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 525 यहाँ पर आप लिखोगे इसको, और आपका परसेंट निकालना है तो गुणा आप 100, तो यहाँ से आप काटेंगे इसको तो कितना आएगा, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 5 से, तो यानी 5 एकम 5 और आपका 5 बचे 25, 105, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4, और यहाँ पर आप इसको 21 से काट लीजिए, देखो 21 और ये 21 दिख रहा है आपको, 210 है ये, तो 21 से कट गया तो यहाँ पर 10 बचा,
तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो परसेंट में आ जाएगा, ये कितना है 40%। तो परसेंट में इसने पूछा था कि ये कितना प्रतिशत जोड़ा जाए, तो भाई 40% जोड़ा जाए। अगर नंबर पूछेगा तो ये आएगा भाई 210, लेकिन इसने परसेंट में पूछा है तो आपका कितना 40% इसमें जोड़ा जाए। इसका 25 का 525 का 40% कितना होता है, यही है 210, लेकिन इसने पूछा था परसेंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है आपका 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है आपको, यानी 63 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड। आपको ध्यान रखना है किस तरीके से ये चेंज होगा भाई। तो किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा इसमें, यानी 63 गुणा 5/18। तो आप इसको काट लीजिए, कितना बनेगा ये, अगर बात करूं यहाँ से किससे काटूं, 9 से काट लूं, 9 सत्ते 63 और आपका 9 दूनी 18, यानी 35/2, और 35 का हाफ कितना होता है 17.5 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे भाई। अगर आपका भाई दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो थोड़े बहुत आप यहाँ देख लीजिए, एक होता है किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, एक अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है तो आपको पूछेगा किलोमीटर पर आवर के अंदर। अगर किलोमीटर से मीटर चेंज करना है, यानी आपकी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है, छोटी ऊपर आएगी वैल्यू और 18 नीचे, इससे गुणा कर दोगे। अगर मीटर आपका देखो ये छोटी यूनिट है, बनाना क्या है बड़ा, तो 18 ऊपर आ जाएगा बड़ा और 5 नीचे, इसका रिवर्स आप कर दोगे, ध्यान रखना है। तो ऐसे इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक कैंटीन को प्रतिदिन कितने अंडे की आवश्यकता है, 14 दर्जन अंडे की, यानी एक दिन में वो कितने अंडे यूज कर रहा है, 14 दर्जन, ये ध्यान रखना। और एक दर्जन बराबर कितना होता है, एक दर्जन बराबर 12 अंडे, तो 12 गुणा 14 कितना आएगा भाई, कितने अंडे यूज कर रहा है वो, 12 चौके 48, 4 कैरी 12 और 4 16, 168 अंडे वो यूज कर रहा है एक दिन के अंदर कैंटीन वाला। अब कह रहा है कि तो बताओ एक सप्ताह में कितने अंडे उसको आवश्यकता होगी। तो एक दिन का आपने निकाल लिया, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। अभी आपको पता होना चाहिए एक सप्ताह बराबर 7 दिन, और एक दिन में कितने अंडे यूज कर रहा है वो 168, तो 168 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, तो 8 सत्ते कितना होता है 56, आपका यहाँ पर आ जाएगा, और आपका 6, यानी एक सप्ताह के अंदर वो कितने अंडों की आवश्यकता होगी, तो 8 सत्ते 56 की 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 कैरी और 7 छक्के 42 और 5 47, और आपका यहाँ पर 4 कैरी 7 और 4 11, तो यानी इतने अंडे वो यूज करेगा भाई। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये ऑप्शन गलत फिट हो गए हैं। 7 सप्ताह, सॉरी ये 7 दिन नहीं है 7 सप्ताह, तो यहाँ पर आपको और 7 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 7 एक सप्ताह नहीं 7 सप्ताह, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 सप्ताह यानी कि 7 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 सत्ते 49 दिन, तो 7 छक्के 42 की 2, और आपका यहाँ पर फिर एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पर 4 कैरी 7 सत्ते 49 और 4 53, तो यानी कि 2 वाला ऑप्शन 3 2 32 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। फिर आपको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 7 एकम 7 7 और 5 12 की, यहाँ पर कितना आएगा 2 5 कैरी सॉरी 1 कैरी 7 और 1 8, यानी 8232 अंडे यूज करेगा 7 सप्ताह में, क्योंकि यहाँ पर 7 सप्ताह है, एक सप्ताह नहीं है 7 सप्ताह, तो 7 से और मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 500 रुपये की धनराशि पर 6% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो भाई एसआई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या होता है मूलधन, R क्या होता है दर, T क्या होता है टाइम, तो आपको साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा भाई, ये पूछा है इसने। तो प्रिंसिपल है आपका 500, दर है आपका 6%, 2 साल में निकालना है तो बट्टे 100, आप इसको काट दीजिए तो कितना आएगा 6 पंजे 30, और आपका यहाँ पर एक जीरो ऑलरेडी है पीछे, तो 300 और 2 आपका 600। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है आपका
40 96 का आपका घनमूल फाइंड करना है। घनमूल का मतलब है आपका क्यूब रूट, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट यानी इसको भाई क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके आगे 3 होगा। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको, इस तरीके से गुणनखंड मेथड द्वारा शुरू सॉल्व करेंगे, तो पेयर बनाएंगे 3 3 का। तो भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक सम नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा ये, तो कितना आएगा 20, और यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 8। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, तो भाई 1 0 2 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, इस तरीके से ये आपके पास 5 बनेगा, 10 बार इसमें भागा जाएगा, 2 से 10 में 5 बार, फिर यहाँ पर 1 और 2, 512। उसका हाफ करोगे तो आप कितना आएगा 2, और इसका 10 आएगा 5, और यहाँ पर कितना बचा 1, तो 56, 256। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो भाई कितना आएगा 1, यहाँ पर बनेगा 2, और यहाँ पर बनेगा आपका 8, 128। फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 4। फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर आपका 32 को फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 16 को आप हाफ करेंगे 2 से, तो 8। इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा। फिर 4, तो लास्ट में आपके पास कितना बचा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपका 2, फिर 2 से फिर डिवाइड होगा ये। अब आपको ध्यान रखना है कितने पेयर, 3 3 के पेयर बनाने हैं आपको। ये आपको दिख रहे हैं 3, और आपका ये ये है, फिर आपके एक ये रहा और 2 ये रहे, तो यानी यहाँ पर 8 था, यहाँ शुरू करेंगे इसको 8, तो 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यानी ये जो 3 पेयर हैं इसको आप भूल जाइए यहाँ से, तो ये 3 पेयर। कितने पेयर आए आपके, तो रूट के ऊपर ये बनेगा इस तरीके से, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, भाई एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो कितना बनेगा क्यूब रूट ये बनेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी भाई कितना होता है 16, तो यानी 16 का क्यूब, और ये क्यूब रूट क्यूब से क्या होता है कट जाता है, तो यानी 16। तो आपको याद रखना है ये डायरेक्ट किसका भाई क्यूब रूट है 16 का। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी रहा आपका। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ आपको ये भिन्न दी गई हैं। ऑप्शन में ये है भाई 7/9, फिर है आपका 4/5, उसी प्रकार से 6/7। यहाँ पर ये भिन्न नहीं लिखे गए हैं, ये आपको लिखना है। तो इसमें ये पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनको आप डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पर 0 0 आप बढ़ा दीजिए सबके पीछे, और इनको आप डिवाइड कर लीजिए। तो भाई इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 9 से, तो कितना आएगा पॉइंट, आप 9 सत्ते 63 करोगे तो 7 बार जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आपका 08 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 7 8 56, भाई 8 बार जाएगा, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 0, और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर भाई 56 4 बचा, और 7 पंजे 35, यानी 0.5। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका 13 छक्के 78, यानी 0.6, और 13 सत्ते 91, तो 6 बारी जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न, तो आपको दिख रहा है 0.7, ये बड़ा है 0.8, ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा ये है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यानी 9/13, ऑप्शन नंबर डी। इसने पूछा सबसे छोटी भिन्न। अगर पूछता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 6/7 सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। क्या कह रहा है ये, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो MDH का फॉर्मूला आपको कराया था अपॉन W, तो यहाँ पर M1 D1 H1 आपका W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। 24 आदमी, तो मैन कितने हैं, M का मतलब आदमी, तो 24 आदमी हैं, 40 दिन काम करते हैं भाई। 40 दिन मतलब 40 को रख दो D की जगह। फिर आपका दूसरा इसमें क्या कह रहा है, उसी काम को 32 दिन में, यानी 32 दिन में कितने आदमी, यानी कि M की बात कर रहा है M2 की, तो यहाँ रख दीजिए, वर्क वो समान है, तो यहाँ से क्या जाएगा, इसके डिवाइड जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मल्टीप्लाई में है। तो M2 बराबर क्या होगा, 24 गुणा 40/32,
32। तो आप इसको काट देंगे भाई, किससे काटेंगे इसको हम, इसको आप 8 से डिवाइड करिए, 8 से इसको भी डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 8 से ये डिवाइड होगा तो 4 बार। तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 24 गुणा कितना 5/4, 4 से ये डिवाइड होगा 6, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, यानी 30 आदमियों की आवश्यकता होगी भाई। M2 निकालना तो 30 आदमी। तो इस तरीके से इसको हम MDS के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि, वृत्त बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर, वृत्त क्या होता है, ये होता है भाई वृत्त। तो वृत्त का ये क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र से इसके परिधि के बीच की दूरी को इसको त्रिज्या कहते हैं r, और यहाँ से इसके दूसरे परिधि दुनिया तो इसको बोलते हैं भाई आपका, इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसको व्यास बोलेंगे, 2r को व्यास बोलते हैं। तो परिधि कितनी है, यानी परिधि ये जो आपका ये इसको बोला जाता है परिधि, बाहर के चारों ओर का जो ये जो राउंड है ये इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये होता है वृत्त की परिधि। तो 2πr की वैल्यू कितनी है 44 मीटर। तो 2πr बराबर 44 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिए, r की वैल्यू कितनी आएगी 44/2π, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए, तो यानी कि 22/π, ये आपका क्या है, इसका हाफ हो जाएगा, तो 22/π इसकी r निकल के आई। तो कह रहा है कि इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1/4 का इसको आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चौथे हिस्से का मतलब 1/4 का, तो भाई इसका एरिया कितना होता है πr², और उसके चौथे हिस्से का हेर मतलब 1/4 का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये होता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो 1/4 का मतलब 1/4, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा यहाँ से, तो यानी 1/4 गुणा पाई, और आपका पाई r कितना है 22 गुणा 22, पाई ये 2 बार आएगा क्योंकि r² है आपके पास, तो 22 बट्टे फिर एक बार पाई, r² 2 बार, तो ये r आपके पास ये है 2 बार लिखेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 1/4 आपका 22 गुणा 22, और आपका ये 22 पाई का मान कितना होता है 22/7, और 7 ऊपर मल्टीप्लाई, 1 22 से और कट जाएगा, ये 2 से आप इसको 2 बार काट लीजिए, 2 दूनी 4, और 2 से इसको काटेंगे तो 11, तो भाई कितना आएगा 11 सत्ते 77, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बट्टे 2, तो 77 का आधा कितना होता है यानी 3, फिर आपका यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, तो 17 बनेगा, ये 8 दूनी 16.5 यानी 38.5, ये आपको ध्यान रखना है 38.5, ये आपका ध्यान रखना है, ये मीटर में है। इस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे भाई। नेक्स्ट बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है 4/8, 7/8, 4/9 का गुणनफल फाइंड कीजिए। यानी 4/8 आपके पास एक संख्या है, गुणनफल का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, 7/8 तीसरी संख्या है 4/9, इन सभी को गुणा करना है आपको और फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, जितने भी आपके पास ये अंश दिख रहे हैं तो यानी ये कट सकते हैं, अंश से हर हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार। उसी प्रकार से देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 से दोनों डिवाइड होंगे। तो अब कितना बचा 7 गुणा 1, 7 और 1 इससे मल्टीप्लाई 7 एकम 7, तो 7 रहा, यहाँ बचा 9 दूनी 18, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 18 दूनी 36, इस तरीके से 7/36, इन सब का गुणनफल कितना आएगा 7/36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है CP और विक्रय का मतलब है SP। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 10, और आपका विक्रय मूल्य है 11 का अनुपात हो तो लाभ, यानी CP और SP का आपको रेशियो दे रखा है। CP है 10 खरीद के लाया और 11 में बेचा, तो भाई आपको दिख रहा है खरीद के तो लाया है 10 में, तो इसके नीचे इसका रेशियो है, इसके नीचे इसका, तो ये इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से एक का इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि ये अधिक में बेच रहा है, 10 का तो वो लेके आया लेकिन बेच कितने में रहा उसी चीज़ को 11 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है CP पर, तो प्रॉफिट हुआ 1,
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का हुआ, कितने पर हुआ, सीपी की वैल्यू 10 है, 10 रखेंगे गुणा 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसको आप काट देंगे तो कितना आएगा 10%। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भैया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास 44वां क्वेश्चन है। एक कमरे का माप है 12 मीटर, आपका 9 मीटर और 8 मीटर, यानी कमरा होगा इस तरीके से। ये क्या है, घनाभ है भाई, एक घनाभ दे रखा है आपको, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक लकड़ी आपको फिट करनी है बांस की लंबाई वाला। तो भाई वो कितना आएगा, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ इस कोने से इस कोने पर अधिकतम लंबाई का जो है लकड़ी का कोना क्या आएगा। तो इसकी लंबाई दे रखी है आपका 12 मीटर, फिर आपका पास इसका क्या है, ब्रेथ है 9 मीटर, फिर आपकी ऊंचाई है 8 मीटर। तो ये ध्यान रखना है आपको, एल दे रखा है 12 मीटर, बी है दूसरे वाला 9 मीटर और आपका एच कितना है आपके पास 8 मीटर। तो इस घनाभ का जो अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अधिक, ये क्या होता है इसका, ये विकर्ण होता है इसका। तो ये विकर्ण कैसे निकलेगा, तो यानी आपका ये विकर्ण की लंबाई कैसे निकलती है, तो इसके आयतन से आप इसको निकाल लो। यानी जो विकर्ण की लंबाई निकलती है इसकी वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। इस तरीके से ये हम इसको निकालेंगे और उसका रूट निकाल लेंगे। तो इस विकर्ण की लेंथ ये पूछ रहा है, तो एल है आपके पास ये आपका, अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ से हम इसको निकालेंगे, यहाँ पर भी रख सकते हैं इसको। तो कैसे निकालेंगे इसको, रूट के ऊपर हम इसको रख देंगे फॉर्मूला। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर आप ले लीजिए, प्लस आप 9 का स्क्वायर, प्लस आप 8 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144, प्लस आप 9 का स्क्वायर 81, प्लस 8 का स्क्वायर 64। आप इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इनको जोड़ दीजिए, 4 1 5 4 9। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचा, कुछ कैरी ना, 4 और 6 8 और 6 14 और 4 18 और एक कैरी और 2। इस तरीके से 289 किसका रूट होता है, 17 का। यानी 17 मीटर का जो इसकी लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ जो रखी जाएगी सबसे अधिक लंबाई की, वो 17 मीटर की रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे भाई विकर्ण की लेंथ। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 45वां क्वेश्चन मैथ का। साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आपको ध्यान रखना है साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा, अगर हम बात करें 0, फिर 0 डिग्री, फिर आपके पास 30 डिग्री, फिर आपके पास 45 डिग्री और आपका 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, ये पूछे जाते हैं मान डायरेक्ट। तो यानी यहाँ पर 0, साइन 0 0 शुरू होता है और 1 तक फिनिश होता है। ये ध्यान रखना, 0 से लेकर 1 तक साइन की वैल्यू जाती है। फिर यहाँ पर 1/30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर आपके बात करें 45 की तो 1/√2 और साइन 60 की तो 3√2। ये आपको ध्यान रखना है। उल्टा कॉस होता है, कॉस में क्या होता है आपका, कॉस थीटा जो होता है आपका वो कहाँ से 1 से शुरू होता है उल्टा, और यहाँ पर साइन 30 की जगह ये आपका रिवर्स आ जाएगा। फिर ये आएगा 1/√2, उसी प्रकार से 1/2 और 0। ये आपका 1 से लेकर 0 तक वेरी करता है। तो किसने पूछा था, साइन 60 की वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है 3√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन, इसमें आपका भाग 4 है सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी आपका रीजनिंग का ये पार्ट रहेगा। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, एक सीरीज का क्वेश्चन है ये। 5 से 1 क्या बनना 11, 5 दूनी इसको दुगना करो प्लस 1, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 2 फिर प्लस 1, फिर इसका दुगना करोगे 46 प्लस 1 प्लस 1, फिर आपके पास दुगना करोगे भाई 47 दूना कितना होता है 96 और आपका 94 और 1 95, और इसका दुगना करो तो कितना आएगा आपका 0 और आपका 9 दूनी 18 और 1 19 और प्लस 1 करो तो 191, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रोहन अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर। मान लीजिए कि रोहन है तो ये इसका होता है भाई पूर्व, इधर को पूर्व, और यहाँ पर आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो दक्षिण का मतलब नीचे की ओर गया वो। तो रोहन यहाँ से शुरू करता है, दक्षिण की ओर जा रहा है, कितने किलोमीटर गया 25 किलोमीटर।
तो 25 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस क्या करा, ट्रैवल करा और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वो बाईं ओर मुड़ा। अब ध्यान रखना है उसका मुंह इस डायरेक्शन में है तो इसका बायां होगा आपका इधर को और दायां होगा इधर को। तो कहाँ मुड़ा वो, बाईं ओर मुड़ा और कहाँ गया, 15 किलोमीटर। तो बायां ओर इधर होगा भाई 15 किलोमीटर। तो फिर 15 किलोमीटर मुड़ा बाएं ओर। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ रहा है तो बायां इसका मतलब इसका मुंह इधर को है, इसका दायां नीचे होगा बायां ऊपर, तो बाएं की ओर जा रहा है फिर 25 किलोमीटर। यानी ये लेंथ आपकी समान रहेगी दोनों, ये 25 है ये 25। तो यानी एक क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा किलोमीटर। अब वो कह रहा है वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी ये इसका मूल स्थान था और ये इसका अंतिम स्थान है। ये है आपका एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका। तो यहाँ से की दूरी निकालनी है। तो यही आयत बन रहा है, तो ये आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 15 किलोमीटर की दूरी पर ये है अपने मूल स्थान से। और किस दिशा में है, ये देखना है आपको, पूर्व की दिशा में। तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दिशा में ये है, किलोमीटर की दूरी पर, और पूर्व दिशा में। विषम शब्द आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये क्वेश्चन आपको देखेंगे भाई विषम शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये तीनों कोण है, न्यून कोण, फिर सम कोण। न्यून कोण होता है 90 से जो कम होते हैं उनको न्यून कोण बोला जाता है। सम कोण 90 डिग्री पे होता है, एग्जैक्ट 90 पे। अधिक कोण 90 से जो ग्रेटर होते हैं, यानी ऐसे कोण जिनका मान 90 से क्या होता है, अधिक, और ये 90 से कम। समांतर तो रेखाएं होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पैरेलल क्या होते हैं, लाइंस होती हैं। तो ये आपका भिन्न हुआ, ये तीनों कोण है और ये क्या है, एक लाइन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 49 में क्या कह रहा है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, समान सादृश्यता का क्वेश्चन है भाई। ये कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, तो इसका रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे। तो सी से आपका CEIM, आपका यहाँ से क्या बनेगा DGLQ। तो इसका रिलेशन आप फाइंड आउट करोगे पहले वाले पार्ट से। तो पहला लेटर पहले से बनेगा, तो C होता है 3 पे, E 5 पे, I आपका 9 और आपका M 13। उसी प्रकार से D4, G7, L12, Q17। तो देखो यहाँ पर ये पहला लेटर है और इससे ये बना है 4, तो +1 करके बना है। 5 से कितना बन गया, 7, प्लस का 2, 9 से कितना बना, 12, प्लस का 3। उसी प्रकार से M 13 और 4 करोगे तो यानी पहले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे लेटर में 2, तीसरे में 3, 4। उसी प्रकार से हम सेम लॉजिक इसमें फाइंड आउट करेंगे। इससे आपको बनाना है ये वाला लेटर। तो FGIQ, तो पहले F होता है 6, उसी प्रकार से G7, I 9, Q 17। तो F में आप 1 जोड़ोगे तो 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 7, और 7 पे कौन सा लेटर होता है, G, G7 कंट्री, तो G आएगा। G से ऑप्शन है आपके पास चारों। फिर आपके पास यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो G7 और 7 और 2 9, 9 पर होता है I। तो I वाला लेटर कौन सा है, देखो ये की ऑप्शन है आपके पास, बाकी करने की जरूरत नहीं। ये L से हो रहा है, ये M और M, तो ऑप्शन नंबर C। वैसे भी आप यहाँ पर +3 करोगे तो 9 और 3 12, 12 पे होता है L। उसी प्रकार से 4 जोड़ोगे, 17 और 4 21, 21 पे होता है U, तो GILU। सॉरी ये गलत है, यहाँ पर 4 जुड़ेगा तो 17 और 4 21, 21 पे U होता है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये अभी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका है भाई मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उन पर आधारित। प्लस को ये कह रहा है जोड़ो, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बॉड मास पर आधारित क्वेश्चन होता है। गुणा को ये बोल रहा है प्लस, उसी प्रकार से भागा को ये बोल रहा है आपका गुणा, उसी प्रकार से प्लस को ये बोल रहा है घटाना माइनस, और आपका माइनस को ये बोलेगा भागा। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी थी इस समीकरण के अंदर, यानी ये वैल्यू को आपको यहाँ पर रखनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 16 यहाँ पर समीकरण दे रखा है, 16 - 4 गुणा आपको 12 डिवाइड 3, फिर आपके पास +18। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इनटू की जगह, तो 16 नंबर तो ऐसे ही रहेंगे, माइनस की जगह क्या यूज करना है, डिवाइड, तो डिवाइड 4। गुणा की जगह क्या यूज करना है भाई, गुणा की जगह प्लस, तो प्लस लगाएंगे, यहाँ साइन चेंज करोगे, नंबर ऐसे ही रहेंगे। डिवाइड की जगह यूज करना है गुणा, गुणा फिर आपका 3, प्लस की जगह माइनस यूज करोगे, -18। आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो पहली दी गई होगी, साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करोगे आप। तो भाई पहले डिवाइड होता है बॉड मास के अंदर, डी मास, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, तो डी मास से सॉल्व, डिवाइड, तो डिवाइड किन के बीच में है, 16 और 4, 16 और 4 डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। फिर आपका भाई मल्टीप्लाई किन के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो 12 3 कितना होता है, 12 3 36, और आपका
यहाँ पर कितना आया माइनस का 18, तो यहाँ से आप माइनस कर लीजिए पहले या प्लस कर लीजिए। तो 36 + 4 आप करोगे तो कितना आएगा भाई 40 आएगा। 40 में से आप -18 कर लीजिए, तो यहाँ से आप इसको माइनस करके तो 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी आज की जो है प्रैक्टिस सेट 3 था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको भाई लाइक ज़रूर करें, और जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उसका आंसर ज़रूर दें। आप लोग आंसर और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये था भाई आज का आपका प्रैक्टिस सेट 3। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।